बोलिए बेटा, आवाज क्लियर है? हाँ, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है क्या? गुड इवनिंग बेटा, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ सभी लोग। हाँ, क्लियर है भाई? बोलो भाई। ऋषभ, भारती, गुड इवनिंग बेटा। पंकज, गुड इवनिंग। तो आवाज क्लियर है क्या बेटा? क्लियर कर दो ताकि मैं आगे की इस क्लास को स्टार्ट तो करूं, ऐसे ही ऑलरेडी लेट हो चुका है। यस, चलिए ठीक है। मैं बेटा अब क्लियर करो। क्लियर है? चलिए बेटा, जो हमारा चैप्टर चल रहा था अध्याय 1 यानी कि जीव जगत, ठीक है, हम बात कर रहे थे बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे। तो इस चैप्टर की आज हमारी लास्ट क्लास है, यानी कि कल की भी क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को और उसके साथ साथ जो 1 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन की मैं क्लास ली थी। आज मैं आपको बेटा जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं इस क्वेश्चन की क्लास लूंगी, और ये चैप्टर जो बेटा हमारा है नहीं, आज ये आखिरी क्लास है और कल से हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, यानी जो दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, और आपसे बच्चे पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से करिए। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे भी हूँ आपके सामने हूँ। क्लियर? क्लियर? क्लियर बेटा? ओके, चलिए। तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है कि आम का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, इसका आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित है, तो इनमें से कौन सा सही है? मैंजीफेरा इंडिका सही है या मैंजीफेरा इंडिका? बेटा दोनों सेम ही है क्या? बोलिए, कुछ मिस्टेक है कि सेम ही लग रहा है? मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है, दोनों सेम ही लग रहा है ना? ठीक है, तो देखो बेटा, आम का वैज्ञानिक नाम कौन सा है, इनमें से कौन सा है, और इनमें आपको बेटा व्याख्या करनी है। तो इस क्वेश्चन में आप आंसर क्या लिखोगे? आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। ऐसा क्यों बेटा, क्यों नहीं ले पाओगे? तो देखो बेटा, आप इसमें क्या लिखोगे कि अगर इसमें राइट आंसर सही है बेटा तो वो आपका क्या है, दूसरा सही है। ठीक है, और उसके बाद इसमें आप क्या लिखोगे कि आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है और किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में लिखा जाता है। यानी कि अगर हम मैंगो की बात करते हैं कि मैंगो का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो बेटा मैंगो का जो वैज्ञानिक नाम होगा उसको हम कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं। और किसी भी जीव का, अगर हम किसी प्लांट की बात करें या किसी भी एनिमल्स का, बेटा स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लो। लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो इसलिए पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद मैं आपको समझा दूंगी और उसके बाद आप क्लास के बाद नोट डाउन को कर लेना। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ले लो सभी लोग। ले लिया? चलो, तो आम का वैज्ञानिक नाम है क्या बेटा? मैंजीफेरा इंडिका। और किसी भी जीव के अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, लैटिन भाषा में लिखते हैं। यानी कि किसी भी प्लांट का अगर हमें साइंटिफिक नेम देना है या किसी भी जंतु का साइंटिफिक नेम देना है तो उसको हम लैटिन भाषा में क्या करते हैं बेटा, लिखते हैं। क्लियर? ठीक है, क्लियर? इसके बाद बेटा, किसी जीव के वैज्ञानिक नाम का जो प्रथम भाग होता है उसको क्या कहते हैं बेटा, वंश, तथा दूसरा भाग जो होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, जाति को करता है। यानी किसी भी, ठीक है, अगर हम किसी भी पादप का या किसी भी एनिमल्स का क्या कर रहे हैं
साइंटिफिक नेम को दे रहे हैं, तो पहला जो नाम होगा वो किसको डिनोट करेगा, किसको दर्शाएगा, वंश को दर्शाएगा। और जो दूसरा नाम होता है या सेकंड नाम होता है या जो दूसरा भाग होता है वो किसको, स्पीशीज को यानी कि जाति को दर्शाता है। हाँ मैम, मेरी टीचर चैप्टर 6 पढ़ा रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें बेटा? क्या मतलब आपके कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में या फिर कॉलेज में कहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है? क्या ऐसी चीज़ है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है सिंपी? अच्छा, स्कूल में चैप्टर 6 चल रहा है, तो बेटा क्या ऐसा चीज़ है कि आपको नहीं समझ में आया? पंकज मैम, आपका नाम क्या है? बेटा मेरा नाम सुषमा है। ठीक है, तो देखो किसी भी जंतु का हम क्या करेंगे, वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो उसके दो पद होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि मानव का अगर हम वैज्ञानिक नाम लिखें तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है बेटा? एक तो होता है होमो, ठीक है, तो होमो और सेपियंस। क्या? होमो और सेपियंस होता है। तो बेटा अगर होमो की बात करते हैं तो ये पहला पद होता है और ये पहला पद क्या होता है? वंश होता है। ठीक है, सेपियंस की बात करते हैं तो ये सेपियंस जो पद होता है ये दूसरा होता है और इस दूसरे पद को हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। क्लियर बात? क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम को सदैव हम तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। बेटा हिंदी में लिखेंगे तो ठीक है, बट जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी प्लांट का, किसी भी जीव का क्या करेंगे, वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो उसे हम हमेशा तिरछे अक्षर में ही लिखेंगे। ठीक है, और वंश के नाम का जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा लिखेंगे, व जाति के नाम का जो पहला अक्षर होता है उसको हम क्या लिखेंगे? छोटा लिखेंगे। मैम हिंदी लैंग्वेज के अलावा उर्दू क्लियर? क्लियर बेटा? तो ये क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया, या कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रॉब्लम है, परेशानी है, किसी प्रकार की दिक्कत है किसी भी बच्चे को भाई? देखो भाई इस टाइम का मौसम चेंज हो रहा है, बच के रहना। ठीक है, देखो मैं उससे ग्रसित हो चुकी हूँ तो आप बच के रहना। बोलो बेटा बोलो, सभी को समझ में आ गया या कोई ऐसा बच्चा है जिसको दिक्कत है? खुशबू, शिम्पी, अंशुमल। अच्छा मैम मेरा स्कूल यूपी बोर्ड है लेकिन वहाँ इंग्लिश में पूरा पढ़ा रही है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा बेटा, तो आपका सीबीएसई बोर्ड होगा इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो अगर यूपी बोर्ड होता, ठीक है, यूपी बोर्ड होता तो बेटा आपका हिंदी मीडियम चलेगा, लेकिन वो इंग्लिश में पढ़ा रही है तो आप अपने टीचर से कंप्लेन करिए कि भाई जब हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हम इंग्लिश मीडियम कैसे समझेंगे भाई? तो हिंदी मीडियम के हिंदी मीडियम पढ़ाओ और इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ। ठीक है बेटा, तो इसके लिए बेटा आपको स्कूल में बात तो करनी पड़ेगी। ठीक, ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसी आवास में 20 पादप और 20 जंतु जातियां हैं, तो क्या हम इसे विविधता या जैव विविधता कह सकते हैं? तो अपने उत्तर की समीक्षा कीजिए। यानी बेटा कोई ऐसा क्या है? आवास है। ठीक है, यानी मान लो बेटा ये कोई आवास है। ठीक है, ये कोई बेटा हमारा एक आवास है और इस आवास में क्या है बेटा? ढेर सारे प्लांट है। ठीक है, ढेर सारे, एक बड़ा सा बड़ा प्लांट है, ठीक है, छोटा से छोटा भी प्लांट है, ठीक है, बड़े बड़े प्लांट है, साथ साथ छोटे छोटे भी प्लांट है, और बहुत सारे यहाँ पे जीव की भी क्या है? जातियां हैं। ठीक है, बहुत सारी क्या है? एनिमल्स है। ठीक है, ओके बेटा, तो बहुत सारे यहाँ पे आपको एनिमल्स भी हैं और यहाँ पे क्या है? बहुत सारे आपको प्लांट भी दिखाई देते हैं। यानी कोई एक ऐसा आवास है जिस आवास में क्या है? 20 पादप की जातियां हैं और 20 क्या है? जंतु की जाति है। और उस 20 पादप की जातियां बेटा अलग अलग जातियां हो सकती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे एक ऐसा आवास है जहाँ पे आम का भी पौधा हो, नींबू का भी पौधा हो, ठीक है, नीम का भी पौधा हो, बरगद का भी पौधा है,
गुलाब का भी पौधा हो, छोटी सी छोटी जो घासें होती हैं अलग अलग प्रजातियां की, वो भी हो सकती हैं, ठीक है। और उसी बेटा अगर उसी आवास में जो 20 जातियां में से, उस 20 जाति में से मानव भी है, ठीक है, गाय भी है, भैंस भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, ठीक है, पक्षी भी है, ठीक है, जो अनेक प्रकार की पक्षियां हैं, छोटे से छोटे प्रकार के जो कीड़ी मकोड़ी होती हैं वो सभी है, ठीक है। तो क्या इनमें आपको जैव विविधता दिखेगी? और अगर आपको जैव विविधता दिखेगी बेटा तो कैसे दिखेगी, इस चीज की आपको क्या करने यहाँ पे व्याख्या करने। अच्छा, हम बोले थे मैम लेकिन वो सुने नहीं तो क्या करें, स्कूल से निकाल भी नहीं सकते, वो गाजीपुर का टॉपर स्कूल है, एडमिशन जल्दी नहीं होता है उसमें। अच्छा, तो बेटा अगर देखो मेरी बात सुनो सिंपी यादव, अगर वो आपका यूपी बोर्ड है, ठीक है, वहां पे हिंदी मीडियम चलते हैं, तो बेटा उस स्कूल वाले के जो भी आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे आप लोगों को कंप्लेन करना चाहिए, सभी को मिलकर कंप्लेन करना चाहिए कि जब हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हमें एग्जाम को भी हिंदी मीडियम में देना है, तो हम फिर इंग्लिश मीडियम क्यों पढ़े। ठीक है, क्लियर बात, ओके। तो बेटा इसके लिए आपको अपने स्कूल वाले से बोलना पड़ेगा, कंप्लेन करना होगा, और आप एक ग्रुप में जाओगे तो शायद आपके स्कूल वाले सुन सकते हैं, ठीक है, एक दो आवाज उठाओगे तो नहीं सुनूंगी। ये बेटा गलत चीज है, अगर हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, ठीक है। चलिए अब बेटा इसको हम देखते हैं, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, क्लियर। चलो, तो किसी क्षेत्र में विभिन्न पादप और जंतु जातियों से मिलकर जैव विविधता का निर्माण होता है। बेटा अगर हम किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र की, बेटा बड़ी ही संख्या कम है, लिंक को शेयर करते रहो। तो किसी भी क्षेत्र में जो विभिन्न पादप है और जो जंतु जातियों से मिलकर क्या होती है बेटा, जैव विविधता की यानी बायोडाइवर्सिटी की क्या होती है, निर्माण होती है, ठीक है, क्लियर बात। और पादप विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे जलीय पादप, शाक, झाड़ी, वृक्ष, बीजी पादप, संवहनी पादप और असंवहनी पादप आदि। अगर बेटा हम प्लांट्स की बात करते हैं, पौधों की बात करते हैं, तो ये पौधे भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या होंगे, कुछ क्या होते हैं बेटा, जलीय पादप होते हैं, जलीय पादप वो होते हैं जो जल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ कैसे होते हैं, शाक वाले प्लांट होते हैं, तो कुछ कैसे होते हैं जो झाड़ियां होती हैं, वो भी हमारे क्या है, प्लांट है। कुछ क्या होते हैं बेटा, वृक्ष होते हैं, यानी बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। कुछ क्या होते हैं, बीजी पादप, यानी ऐसे पादप होते हैं जिनमें बीज प्रेजेंट होते हैं। कुछ ऐसे पादप होते हैं जो संवहनी होते हैं, यानी जिसमें जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और कुछ ऐसे पादप होते हैं जो असंवहनी पादप होते हैं, यानी जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, यानी कि एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो पादपों के समान जंतु भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे अकशेरुकी जंतु, ठीक है, कशेरुकी जंतु, ठीक है, आदि, ठीक है, जीव और स्थलीय जंतुओं और पादपों के विभिन्न प्रकार मिलकर ही क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे जो जीव आपस में मिलेंगे और मिलकर ही क्या करते हैं, जैव विविधता का निर्माण करते हैं। इसीलिए एक आवास में विभिन्न पादप और जंतुओं की 20-20 जातियां मिलकर जैव विविधता का निर्माण करेंगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें कहेंगे बेटा कि कोई एक ऐसा आवास है जिसमें विभिन्न प्रकार की, अगर 20 प्रकार के प्लांट की जाती है और 20 प्रकार की एनिमल की जाती है, तो ये क्या करेंगी, जैव विविधता का निर्माण करेंगी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का फॉर्मेशन करेंगी। यानी वहां पे अलग अलग जातियां हैं, तो अलग अलग जातियों में हमें अंतर, वेरिएशन या कह सकते हैं डिफरेंस, वेरिएशन या अंतर या विभिन्नता देखने के लिए मिलेगी। और जहां भी बेटा हमें अलग अलग प्रकार की प्लांट की जाती है और अलग अलग वेरिएशंस दिखेंगे, अलग अलग डिफरेंस दिखेंगे, तो वहां पे क्या होगी बेटा, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ओके भाई, क्लियर। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया,
इस क्लास के जितने बच्चे हैं, कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया? मैम आपका पहले वाला वीडियो देखा हूँ, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा पंकज, थैंक यू बेटा, लेकिन ये आप लोग के तो आप लिंक नहीं शेयर कर रहे हो, है ना? आपकी संख्या देख लो, है ना? अगर ऐसा होता तो ये बच्चे इतने कम होते। तो लिंक को शेयर भी करते रहने आपने। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता बताइए। बेटा क्लासिफिकेशन की आवश्यकता बताइए, यानी कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, वर्गीकरण करना क्यों जरूरी है? क्या जरूरी है कि हम हर एक प्लांट का क्लासिफिकेशन करें? अगर कोई पादप है तो उसका क्लासिफिकेशन करें, अगर कोई एनिमल्स है तो उसका क्लासिफिकेशन करें। तो क्या ये करना जरूरी है? अगर क्या हम नहीं करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है? बोलो, अगर हम नहीं करें तो क्या ये सही नहीं रहेगा भाई? बोलो। तो क्या है, वर्गीकरण की आवश्यकता बताइए, यानी क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? वर्गीकरण की जो आवश्यकता है बेटा वो निम्न प्रकार से है। पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे कि अध्ययन की सुविधा हेतु समान लक्ष्यों वाले जीवों को चुनकर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, ताकि एक ही जीव के अध्ययन से संबंधित शेष सभी जीवों की संरचना ज्ञात हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करने से जीवों के विकास का, यानी विकास क्रम का हमें क्या होता है, ज्ञान होता है। ठीक है, यानी जब हम किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन करेंगे तो जीव का जो विकास क्रम होता है उस विकास क्रम का भी हमें क्या होता है, ज्ञात होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ओके, आगे वर्गीकरण के अध्ययन की सहायता से हमें जीवों के अनुकूल संबंधित होता है, यानी कि अगर बेटा क्लासिफिकेशन हो रहा है तो क्लासिफिकेशन की सहायता से ही हमें जो प्रत्येक जीव है, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट में जितने भी जीव हैं उन जीवों के अनुकूलन संबंधित का ज्ञान भी होता है। उनमें अडॉप्टेशन कैसे हो रहा है, वो किस तरीके के दिनचर्या को जी रहे हैं, उनमें कौन सारी रिएक्शन हो रही है, वो किन किन क्रियाओं को कर रहे हैं, तो ये क्लासिफिकेशन के थ्रू बेटा हमें क्या होते हैं, पता चलते हैं। इसीलिए किसी भी प्लांट का और किसी भी अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो उनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ वर्गीकरण जाति वृत्त पर आधारित होता है, अतः एक समूह के जीव एक समान पूर्वज से विकसित होते हैं और इस तथ्य को बोध वर्गीकरण के अध्ययन से ही हम क्या कर सकते हैं बेटा, प्राप्त होता है। यानी ये जो तथ्य होगा या इस जो बोध होगा इसको हम क्लासिफिकेशन से ही प्राप्त करेंगे, विदाउट क्लासिफिकेशन के इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो जाति वृत्ति विधि से किए गए वर्गीकरण में अज्ञात जीवों के बारे में पता चलता है, तो इस वर्गीकरण के आधार पर हम जीव वैज्ञानिक नए जीवों की खोज के लिए भी तत्पर रहते हैं। अब इस लाइन का बेटा मतलब समझना, मैं बिहार बोर्ड का एग्जाम दे सकते हैं ना, बिल्कुल बेटा। चलो अब इस लाइन को बेटा समझो, ये कह क्या रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है। अब अगर बेटा हम थोड़ा सा पीछे चले, हालांकि मैं आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़ाऊंगी, लेकिन इस क्वेश्चन के बेस को क्लियर करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। देखो, अगर बेटा मैं किसी एक प्लांट की बात करती हूँ तो देखो प्लांट में आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा जिनका नाम है बेटा आर.एस. विटेकर। आर.एस. विटेकर बेटा, आर.एस. विटेकर नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया है कि समस्त पादप को, यानी जितनी भी पादप की जातियां हैं उन सभी पादप जातियों को बेटा 5 क्लास में क्या कर दिए हैं, डिवाइड किए हैं। जैसे अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहला क्या है बेटा, शैवाल है शैवाल। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, दूसरा जो है वो ब्रायोफाइटा, क्या है, ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसके बाद बेटा तीसरा जो होते हैं वो टेरिडोफाइटा, क्या है, टेरिडोफाइटा। ओके, और चौथा जो है उसको हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म, और पांचवा जो है उसको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्लियर बात? ओके। अब अगर बेटा मैं एनिमल्स की बात करती हूँ, एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में बेटा बहुत सारे आपके फाइलम होते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्रोटोजोआ, पढ़ते हो आप, ठीक है। इसके बाद बेटा एक आपका आता है पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा, ठीक है, एनिलीडा, बहुत सारे ऐसे आपके फाइलम आते हैं। तो अगर बेटा हम इन सभी संघों की बात करते हैं तो इनकी एक पहचान होती है। पहचान क्या होती है? जैसे बेटा हम एल्गी की बात करते हैं कि शैवाल, तो शैवाल के अंदर बेटा जितने भी आपके एल्गी आएंगे उन सभी के कैरेक्टर को हम एक ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं कि अगर एल्गी है तो इस एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी जो होगी वो कैसी होगी बेटा? थैलस लाइक होगी। कैसी? थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हम एल्गी की पहचान करते हैं। टेडोफाइट्स की बेटा बात करते हैं तो टेडोफाइट्स भी क्या होते हैं? थैलो-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की पहचान क्या होती है बेटा? कि इनमें जो नग्न बीज होते हैं, ठीक है। और वही अगर हम एंजियोस्पर्म की पहचान की बात करते हैं भाई, तो हम एंजियोस्पर्म को कहते हैं इनमें आवृत बीजी होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम प्रोटोजोआ के संघ के अंतर्गत पैरामीशियम को पढ़ रहे हैं, उसके बाद यूग्लिना को पढ़ते हैं, ठीक है, अमीबा को पढ़ते हैं, प्लाज्मोडियम को पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को हम पढ़ते हैं, तो हम सभी का कैरेक्टर ये देते हैं कि ये कैसे होते हैं? अकोष्ठी होते हैं। ये प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बेटा पोरीफेरा की बात करते हैं तो जितने बेटा साइकान वगैरह होते हैं वो सभी पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। एनलीडा की बात करते हैं तो एनलीडा में जितने भी बेलनाकार जंतु होते हैं वो एनलीडा के अंतर्गत, यानी कि केचुआ हो गया, जोक हो गया, ठीक है, ये सभी कहाँ आ जाएंगे? ये सभी आपके एनलीडा के अंतर्गत आ जाएंगे। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा में जिसकी बॉडी सेगमेंटेड होगी, यानी जिसकी बॉडी क्या होगी? खंडयुक्त होगी, वो सभी आर्थ्रोपोड्स के जंतु होते हैं। तो जीवों को बेटर तरीके से, बढ़िया तरीके से पहचानने के लिए, उनको नाम देने के लिए और एक नई जाति को खोज करने के लिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए बेटा वर्गीकरण की या क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी पृथ्वी पे, जल में और स्थल दोनों पे मिला के अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे जीवों की जातियां हैं जिनको हमें पहचान पाना मुश्किल है, ठीक है, जिनको बारे में हमें अध्ययन करना मुश्किल है। इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत है। मैम इतनी लेट क्लास क्यों स्टार्ट हुई है? हाँ, ये तो आपने सवाल बिल्कुल सही किया अंजू गुप्ता। तो बेटा कुछ लेट हो जा रहा है, 2-3 दिन से लेट हो जा रहा है। कल से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि लेट ना हो। तो अंशुमल सिन्हा, अंजू गुप्ता, पंकज, सनी गुप्ता, और जो बच्चा है शुभम, बताइए बेटा, सिंपी यादव, फारूक अहमद, खुशबू, अमन गौतम, रवि राजवंत, बोलिए बेटा, वीरेंद्र कुमार, आ गया समझ? आ गया? शिवांशु सूर्या, ऋषभ भारती, बोलिए बेटा, आ गया? आ गया? आप लोग क्लास में हो कि नहीं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सो गए क्या? कोई सो गए हो क्या पढ़ते पढ़ते? पढ़ते पढ़ते सो गए क्या बेटा आप लोग? तो कितने बच्चों को ये समझ में आ गया और कौन ऐसा बच्चा है जिसको नहीं आया है? बोलिए, कितने बच्चों को समझ में आया और कितने को नहीं आया? अच्छा, हम लोग आपका इंतजार करते हैं लाइव आने के लिए, तो बहुत बहुत बेटा धन्यवाद। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है, कि आप लोग मेरा इंतजार करते हो। तो ठीक है बेटा, मैं भी कोशिश करूँगी कि कल से लेट ना हो, ठीक है पंकज, अंजू गुप्ता और भी जो बच्चे हैं,
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कल से लेट ना हो। तो बेटा संख्या भी बढ़ाते चलना है, ठीक है, इतनी संख्या से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान देने हैं, ठीक है। आगे बढ़ू, चलिए। अब बेटा इतना अगर स्लो पढ़ाने पे समझ में नहीं आएगा, इतना डिटेल में समझाने पे समझ में नहीं आएगा, तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बेटा हम किसी व्यष्टि की बात करते हैं। बेटा व्यष्टि का मतलब समझना, जाति। व्यष्टि का मतलब होता है जाति, समष्टि का मतलब होता है बेटा जाति के समूह को कहते हैं। विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं तो उनके जो समूह होते हैं उस समूह को हम समष्टि कहते हैं, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना, ठीक, क्लियर बात, ठीक है। चलो, व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी अगर हमें व्यष्टि और अगर हम समष्टि की पहचान करते हैं तो उस पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखो, तो जीवधारियों का वह समूह जो प्रकृति में परस्पर जनन करके प्रजनन योग्य संतान उत्पन्न करता है व्यष्टि अथवा जाति कहलाती है। यानी बेटा हम ये कहेंगे कि जीवधारियों का वह समूह, ठीक है, जीवधारियों का वह समूह जो नेचर में यानी प्रकृति में क्या करेंगे, परस्पर जनन करके या प्रजनन करके, ठीक है, जनन करके प्रजनन योग्य संतान उत्पन्न करता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यष्टि या जाति कहते हैं, ठीक है। एक ही जाति के सदस्य जब अलग अलग भौगोलिक वातावरण में रहते हैं तो उनके रंग रूप एवं आकार में भिन्नता आ जाती है और इस समूह को हम समष्टि या आबादी कहते हैं। यानी क्या बोलेंगे भाई कि जीवधारियों का वह समूह या जीवधारियों का ऐसा समूह जो प्रकृति में परस्पर यानी कंटिन्यू क्या करेगा भाई, रिप्रोडक्शन करेगा, जनन करेगा और जनन करके प्रजनन योग यानी कि वो ऐसी संतति का रिप्रोडक्शन के द्वारा ऐसी संतति का निर्माण करेगा जो क्या होगी, प्रजनन योग्य होगी, यानी वो भी फ्यूचर में रिप्रोडक्शन करे और रिप्रोडक्शन करके आगे अपने जाति की स्थिरता को बनाए रखे, ठीक है। तो जीवधारियों का वह समूह जो प्रकृति में परस्पर जनन करके प्रजनन योग संतान उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं, व्यष्टि अथवा जाति कहलाती है, ठीक है। एक ही जाति के सदस्य जब अलग अलग भौगोलिक वातावरण में रहते हैं तो उनके रंग में, रूप में एवं आकार में हमें क्या दिखाई देते हैं, डिफरेंस दिखाई देते हैं, भिन्नता दिखाई देती है। तो इसी समूह को हम समष्टि कहते हैं या तो क्या कहते हैं, आबादी कहते हैं, ठीक है। तो समष्टि में जीवों की संख्या अधिक या कम हो सकती है और व्यष्टि तथा समष्टि की पहचान से हमें जीवधारियों कर के विशेषताओं के साथ साथ, ठीक है, जीवधारियों के विशेषताओं के साथ साथ उनके विकासशील लक्षणों तथा जाति विशेष का ज्ञान होता है और इस आधार पर विभिन्न जीवों की व्याख्या की जाती है, ठीक है। तो इसी आधार पे हम क्या करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, उस जीव की हम क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो ये होता है भाई व्यष्टि तथा समष्टि की हम पहचान करेंगे। यानी बेटा कोई ऐसी संतति होगी जो एक जनन करेगी, अपने संतान को प्रजनन योग्य संतान को जन्म देगी, उसको हम कहेंगे जाति। और जातियों का बेटा एक ऐसा ही समूह होगा जो भिन्नता होगी यानी उसके रंग में, रूप में, आकार में वेरिएशंस आएंगे, उसको हम कहते हैं क्या, समष्टि। क्लियर बात? अच्छा, मैं 12 कह रहे बेटा कि 11 कह रहे, 12 क्लास टॉपर आऊंगा तो आपको अपने घर हम बुलाएंगे, ठीक है बेटा, वेट रहेगा इस दिन का, है ना, इस दिन का वेट रहेगा पंकज। ओके, बड़ी खुशी का दिन होगा जिस दिन आप टॉपर बनोगे, ठीक है। और हमें भी नाज होगा भाई कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा ने टॉप किया है। ओके, क्लियर? बोलिए बेटा, क्लियर? सभी को क्लियर?
चलिए क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति क्या है और इसके प्रणेता कौन कौन थे? वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति क्या है और इसके बेटा जो प्रणेता है वो कौन थे? ठीक है, तो देखो क्या लिखोगे। वर्गीकरण करते समय हम निम्न नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो बेटा अगर हम वर्गीकरण की पद्धति में बेटा अगर हम देखते हैं तो वो कैरोलस लीनियस है, सिंपल सी चीज है। तो वर्गीकरण करते समय किसी जीव के आधार मानकर उस समूह के लक्षण निर्धारित करते हैं जिसे नाम प्रारूप कहते हैं। ठीक है, और जीवों का वर्गीकरण करते समय जीव के समूहों को कई समूहों में बांटा जाता है जिन्हें वर्गक या हम श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, इन श्रेणियों को बड़ी से छोटी श्रेणियों में व्यवस्थित क्रम में रखते हैं जो निम्न है, यानी जगत, संघ या प्रभाग। अगर बेटा कोई एनिमल है उसके लिए संघ का यूज करेंगे, ठीक है, और कोई प्लांट है तो उसके लिए प्रभाग का। और इंग्लिश में बेटा संघ को हम फाइलम कहेंगे और प्रभाग को डिवीजन कहेंगे। और अगर बेटा प्लांट की बात करेंगे तो जगत में हम प्लांटी लिखेंगे और किसी एनिमल का होगा तो एनिमेलिया लिखेंगे। ठीक है, वर्ग होगा, गण होगा, कुल होगा, वंश होगा, जाति होगा, यानी हम इनमें निम्न से उच्चतम की ओर क्या करते हैं बेटा, जाति है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति क्या है, यानी क्लासिफिकेशन की जो बायोनॉमेनक्लेचर है वो क्या है और इसके प्रणेता कौन थी, यानी आंसर लिखोगे कैलोरस लीनियस थे। और इनमें बहुत सारे बेटा इसके यूज होते हैं, यानी कि इनको हम निम्न से उच्चतर की ओर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर, बोलो भाई क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। बेटा इनमें से जो सारे वर्ड दिए गए हैं इन सभी वर्गों को क्या करने हैं, आपको परिभाषित करने हैं। यानी हम संघ किसको कहते हैं या प्रभाग होता है, ठीक है, वर्ग किसको कहते हैं, गण क्या है, कुल क्या है और वंश क्या है। तो यहाँ पे जितने भी वर्ड दिए गए हैं इन सभी वर्ड को आपने क्या करने बेटा, डिफाइन करने यानी कि परिभाषित करने हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं समझाने से पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं क्या उनको ये क्लास समझ में आ रही है या नहीं? बोलिए, क्योंकि आपके कुछ रिएक्शन नहीं दिख रहे भाई। तो आपको ये क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है? बोलिए या फिर नाम लेना पड़ेगा भाई। अंशुमन सिन्हा, अंजू, पंकज, सिंपी, बोलिए भाई, शनि, शुभम, बोलिए भाई बोलिए। और जितने भी इस क्लास के बच्चे हैं बोलिए। अलोन, रोहित, बोलिए। अच्छा यस मैम समझ में आ रहा है। मुझे लगा कि नहीं आ रहा है क्या, मैं ऐसे ही बस बोले जा रही हूँ और आप लोग को आ ही नहीं रहा है। अच्छा अंजू गुप्ता यस, तो आप बोलते चलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलते चलोगे तो मुझे पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब संघ का आपको परिभाषा लिखना है। वर्ग क्या होता है, गण क्या होता है, कुल क्या होता है, वंश क्या होता है, तो इन सभी को आपको क्या करने हैं, परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे किसके बारे में, संघ या प्रभाग के बारे में। यानी हम संघ किसको कहते हैं और प्रभाग किसको कहते हैं। देखो तो वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, ठीक है, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं और अगले उच्चतर संवर्ग संघ का निर्माण करते हैं और इन सभी को एक समान गुण जैसे पृष्ठरज्जु तथा पृष्ठी खोखले तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति के आधार पर कार्डेटा संघ में क्या किया गया है, इसको रखा गया है। ठीक है, क्या किया गया है, कार्डेटा संघ में रखा गया है। तो पादपों में इन परस्पर संबंधित
वर्गों जिनमें बेटा क्या है, कुछ जिनमें कुछ ही समान लक्षण होते हैं तो को उच्चतर संवर्ग प्रभाग में क्या करते बेटा, उसको हम रखते हैं। ठीक है, आगे क्या है, वर्ग की बात करते हैं तो यह अनेक संबंधित गणों का समूह है। जैसे मैमेलिया वर्ग में सिस्टेसिया, क्राइप्टेरा, कार्निवोरा तथा प्राइमेटा गण आते हैं। तो उपरोक्त सभी वर्ग के स्तनधारी, शारीरिक संरचना तथा बाह्य कंकाल जैसे इस वर्ग के सभी जंतु जैसे बेटा बाल, नाखून, बाह्य अंग, कड़ तथा स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति में समान होते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं बेटा वर्ग होती है। ठीक है मैम 6 के बाद अल्फा इंस्टीट्यूट वाले कॉल को नहीं उठाते। अच्छा, आप मुझे बताओ बेटा कि कोई भी कॉल उठाएगा, ठीक है, कोई भी सर बैठेंगे या कोई भी मैम बैठेंगे, ठीक है, अनिकेत कुमार, तो भाई जैसे आपको रेस्ट चाहिए है ना, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप कहीं भी कुछ कर रहे हो, ठीक है, कोई भी वर्क कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या आपसे 12 घंटे करने के लिए बोला जाएगा तो आप करोगे? बोलो, करोगे? बोलो, करोगे भाई? अनिकेत, तो बेटा हर एक किसी का आप अल्फा इंस्टीट्यूट की बात छोड़ दो, आप किसी भी ऑफिस में जाते हो, जैसे कोई आपका बैंक है, ठीक है, या कोई स्कूल की टाइमिंग होती है, कोई भी ऑफिस होती है, तो उसका बेटा एक रूल होता है, उसका एक समय होता है कि आप किसी भी बैंक वाले को 10 बजे कॉल करोगे रात को, ठीक है, वो ऑफिस वाला उठा लेगा। या कोई ऐसा बेटा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप 10 बजे रात को, 11 बजे रात को या समय के ऊपर कॉल करोगे तो उठाएगा? या किसी हॉस्पिटल में बेटा हम जब नंबर लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हर एक चीज का एक रूल होता है ना, सबका एक टाइम होता है। समझ गया? ठीक है बेटा, तो आप 5 बजे के पहले आप करोगे तो आपकी कॉल उठ जाएगी, 5 बजे के बाद करोगे तो वो नहीं उठेगी। ठीक है, क्योंकि मैम लोगों को भी तो घर जाना होता है, उनको भी तो काम होता है। ठीक है, तो जब भी आपको बेटा कोई दिक्कत है, अगर कोई परेशानी होती है, तो आप 9 बजे से स्टार्ट कर सकते हो। 9 से लेके 5 बजे तक अगर आप करोगे, चाहे डाउट नंबर पे, चाहे ऑफिस के नंबर पे, तो आपकी कॉल उठ जाएगी। अगर एक बार में, 2 बार में नहीं उठता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप ट्राई कर लिया करो, उठ जाएगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा वर्ग, यानी यह अनेक संबंधित गणों का समूह है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद बेटा गण की बात आती है, तो यह समान लक्षण वाले कुलों का समूह है। यानी बेटा जितने भी समान लक्षण वाले कुल होते हैं, उन कुल के समूह को ही हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। जैसे कार्निवोरा गण के अंतर्गत फैलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है और दोनों कुलों के सदस्य मांसाहारी स्तनधारियों से संबंधित हैं। यानी अगर हम फैलिडी कुल की बात करें, कैनिडी कुल की, या फैलिडी फैमिली और कैनिडी फैमिली की बात करते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं और ये स्तनधारी से संबंधित होते हैं। ठीक है बेटा, कुल की बात करते हैं तो संबंधित वंशों के समूह के कुलों के अंतर्गत स्थान दिया गया है। जैसे सोलेनेस्टी कुल में सोलेनम हो गया, पिटूनिया हो गया तथा धतूरा आदि वंशों के सदस्य क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। वंश की बात करते हैं तो बहुत सी जातियों के समूह को वंश कहते हैं। जैसे शेर हो गया, तेंदुआ हो गया तथा चीता आदि। ये जंतु कुछ लक्षणों में समानता दर्शाते हैं तथा कुछ में भिन्नता, लेकिन ये सभी एक ही वंश यानी पैंथोरा से संबंधित होते हैं। बेटा देखो, अगर हम शेर की बात करते हैं, तेंदुआ की बात करते हैं, चीता की बात करते हैं, बिल्ली की बात करते हैं, बेटा अब आप बिल्ली और शेर में आपको तो डिफरेंस दिखागा, बोलोगे मैम बिल्ली तो इतनी छोटी सी है, शेर तो इतना बड़ा सा है। लेकिन बेटा अगर हम बिल्ली की बात करें, तेंदुआ की बात करें, शेर की बात करें, चीता की बात करें, ये सभी एक ही जाति के हैं, एक ही फैमिली से हैं। हाँ, बट इसमें यह है कि इनका रंग रूप, आकार
आकार, आवास ये थोड़े चेंज होते हैं। तो जितने बेटा चितकबरे होते हैं ना, जिनके बॉडी बेटा जैसे शेर की बॉडी को देखो, बिल्ली की बॉडी को देखो, ठीक है, इसके बाद चीता की बॉडी को देखो, तो कहीं न कहीं इनका जो आकार है, इनका जो रंग है वो सेम दिखाई देता है। तो ये होते तो ये एक ही कुल के हैं, लेकिन इनमें कुछ समानताएं होती हैं तो कुछ भिन्नताएं होती है। अच्छा अच्छा बेटा निकेत कुमार, बेटा उसमें आपके लगभग मुझे लगता है 3 4 5 ऐसे चैप्टर तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है, 12th में। अनिकेत, मुझे हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अल्फा स्टेट का एडमिशन लेना है, कितने चैप्टर हो गए हैं बेटा? उसमें जो चैप्टर हो गए हैं मुझे लगता है कि इतना मान के चलो कि हर चैप्टर के 5 तो हो गए हैं, ठीक है, हर चैप्टर के आपके 5 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, हर एक चैप्टर की, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे आपका बायो हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री, कुछ भी हो, आपके खत्म हो जाइए, 5 चैप्टर तो खत्म है, ठीक है। तो बेटा फिर भी आप एडमिशन ले सकते हो, आगे से आप लाइव क्लास को स्टार्ट कर देना, और पीछे से जो आपके क्लासेस चैप्टर हुए हैं उनको आप रिकॉर्ड क्लास में बाद में जब भी आपके पास समय मिलेगा आप उसको देख लेना, ठीक है बेटा। अनिकेत कुमार क्लियर? ओके, तो ये बेटा होते हैं आपके कुल। अब इस चीज को मैं आपको समझाऊं, थोड़ा सा कॉमन चीज में समझना, ये पूरी लाइन को देखो बेटा। जाति है तो जातियों के ढेर सारे जो समूह होंगे उस समूह को हम क्या कहेंगे? वंश कहेंगे, ठीक है। और वंशों के समूह को कुल कहेंगे, कुल के समूह को गण कहेंगे, गण के समूह को वर्ग कहेंगे, और वर्ग के समूह को संघ या प्रभाग कहेंगे, और संघ और प्रभाग के समूह को जगत कहेंगे। बस इतनी सिंपल सी चीज है, इतना ही आपने जानना, इससे ज्यादा नहीं जानना। मैम हिंदी एंड इंग्लिश का क्लास नहीं होगा क्या, प्लीज बताइए। बेटा होगा, वेट करो, ठीक है, वेट करो, होगा, टेंशन ना लो, होगा। मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ मैम, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, ठीक है। बट ये होता है कि एप्लीकेशन में आपको कंटिन्यू प्रॉपर हर एक चीजें मिलती हैं, तो एप्लीकेशन पे यानी कि आप जब किसी भी कोर्स को लेते हो तो वो ज्यादा बेटर होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज के इस चैप्टर के जो पूरे क्वेश्चन बेटा वो समाप्त हुए, यानी कि मैं कल से आपको एक नए चैप्टर को स्टार्ट करूंगी। वो चैप्टर आपका बेटा है जीव जगत का वर्गीकरण, यानी पहला चैप्टर था बेटा जीव जगत, यानी कि हम जीव जगत क्या है, जीव के बारे में बेसिक चीजें हमने देखी। अब अगले चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि ये जो समस्त जीव है इनको क्यों वर्गीकरण किया गया है, यानी क्यों क्लासिफाई किया गया है, और कितने कितने क्लास में इसको क्लासिफाई किया गया है, तो इन सभी क्लास को हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर भाई? मैम इंग्लिश ग्रामर होगा ना बेटा? सारी चीजें होंगी, वेट करो, है ना, वेट करते चलो, भरोसा करते चलो, सारी चीजें आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारी चल रही है। हिंदी इंग्लिश आपकी नहीं चल रही तो हिंदी इंग्लिश भी आपको पढ़ाया जाएगा, आप घबराइए नहीं, ओके। पहले जो चीज दी जा रही है उसको तो आप कर लो, ठीक, जो दी जा रही है उसको आप कर लो, बाकी बात के लिए तो होता रहेगा। विक्की गुड इवनिंग मैम, मिस गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो बस मैं यहीं पे आज के इस क्लास को एंड करती हूँ। आप सभी बच्चे इसको नोट कर लेना, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बना लेना, ओके। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हो, ठीक है बेटा। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? बेटा पीडीएफ आप सभी को, आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करोगे, ठीक है, उसमें फ्री कोर्स में जाके आधार बैच में आप जाओगे बेटा, वहां पे आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे, सारी क्लास भी मिल जाएंगी, और ये सारी चीजें बेटा वहां पे आपको बिल्कुल फ्री है, एक भी पैसे आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। तो आप सभी बैच में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है बेटा। यहाँ पे नंबर दिया गया है, ठीक है, नीचे हर एक पीपीटी के नीचे आपको नंबर मिलेंगे, तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, टेक केयर।